वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम उमर ख़ताब है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। FIS सीरीज़ का आज हमारा ये 4th लेक्चर है। इसमें आज हम कम्प्लीटली तौर पर, जैसा कि आप थंबनेल से देख चुके हैं, कि हमने इसमें कम्प्लीटली तौर पर इंग्लिश को डिस्कस करना है। हम जानते हैं कि इंग्लिश का जो पोर्शन होता है पेपर में, वो में एक मेजर पोर्शन होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश के ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स रिकॉर्ड कर सकें। आज के इस लेक्चर में मुकम्मल तौर पर इंग्लिश को ही डिस्कस किया जाएगा। इससे पहले लेक्चर्स में हम FIA एक्ट, करंट अफेयर्स, उर्दू को डिस्कस कर चुके हैं। पहली स्लाइड पर पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑब्नॉक्शियस मीन्स। देखें, इस आज के लेक्चर में पेपर पैटर्न को सामने रखते हुए हमने इसमें सिनोनिम्स डाले हैं। ठीक है, सिनोनिम्स के अलावा इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगी। मुकम्मल तौर पर पेपर पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश की गई है। फिल इन द ब्लैंक्स के अलावा आपको इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी मिलेंगे। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी होंगे इसमें। इसके अलावा इसमें ईडियम्स भी रखे गए हैं। इसके अलावा इसमें हमने एरर डिटेक्शन का पोर्शन भी रखा है। ठीक है, उम्मीद है कि आप सारा लेक्चर एंड तक देखेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से लर्न करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ऑब्नॉक्शियस मीन्स। पहले हमने 5 सिनोनिम ऐड किए हैं, तो उन्हीं को डिस्कस कर लेते हैं। ऑब्नॉक्शियस का क्या मैनी होता है? ऑप्शन ए है डिप्रेसिंग, डिसगस्टिंग, एरोगेंट या प्रोग्रेशन। ठीक है, अब आपने देखना है कि आपको सिनोनिम करने का या कोई भी MCQs आप जब हल करते हैं तो उसकी ट्रिक यही होती है कि आप सबसे पहले ये देखो कि कौन सा आपको श्योर है कि ये तो इसका जवाब नहीं होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस चीज़ को फॉलो कर लें। तो सबसे पहले ऑप्शन है डिप्रेसिंग। अगर आपको ऑब्नॉक्शियस का नहीं पता तो आपको OUS से भी पता हो जाएगा, पता आइडिया चल जाता है कि OUS जिस लफ्ज़ के आखिर पे आता है वो हमारा क्या होता है जी? एडजेक्टिव होता है। याद रखिएगा, OUS की एंडिंग जो होती है वो एक एडजेक्टिव के एंडिंग होती है, यानी जिस लफ्ज़ के आखिर पे OUS आएगा वो आपका एडजेक्टिव होगा। अब अगर ये ऑब्नॉक्शियस एडजेक्टिव है तो इसका जो आपको सिनोनिम यहाँ से ढूंढना है वो भी डेफिनेटली एडजेक्टिव ही होगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले तो ये चला जाएगा SION, क्योंकि SION जो होता है ये एक नाउन की एंडिंग होती है और ये तो फिर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। बाकी 3 रह गए, इन्हें चेक कर लें। डिप्रेसिंग। ऑब्नॉक्शियस का अगर मैनी की बात करूं तो ऑब्नॉक्शियस का मैनी होता है वेरी या एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट। ठीक है, ना खुशगवार। एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट इसका मैनी होता है। तो डिप्रेसिंग, डिप्रेसिंग इसका नहीं होगा, क्योंकि डिप्रेसिंग का मैनी होता है मेकिंग समवन फील सैड। ठीक है, एरोगेंट का मैनी होता है बिहेव इन अ प्राउड वे। प्रोग्रेशन का मैनी होता है ग्रेजुअली प्रोग्रेस। और डिसगस्टिंग का मैनी होता है अनप्लेजेंट। तो ऑप्शन बी जो है ये सही रहेगा, क्योंकि ऑब्नॉक्शियस का मैनी भी अनप्लेजेंट होता है और डिसगस्टिंग का मैनी भी अनप्लेजेंट होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। इसके बाद है कॉवनेंट मीन्स। कॉवनेंट का क्या मैनी होता है? ठीक है, ऑप्शन है केस, कपन, कॉन्ट्रैक्ट, सेटलमेंट। कॉवनेंट के अगर मैनी की मैं बात करूं तो कॉवनेंट का मैनी होता है लीगल एग्रीमेंट। ठीक है, जो कानूनी दस्तावेज लिखी जाती हैं, ठीक है, किसी दो पार्टीज के दरमियान, दो बंदों के दरमियान, उन्हें हम क्या कहते हैं? लीगल एग्रीमेंट। तो कॉवनेंट का मैनी होता है लीगल एग्रीमेंट। केस कहते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कपन, कपन कहते हैं प्रिंटेड पीस ऑफ पेपर जो कि आर्टिकल्स की खरीदारी के लिए यूज़ किया जाता है, जिन्हें हम आमतौर पर टोकन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा।
कॉन्ट्रैक्ट भी एक एग्रीमेंट होता है, एक रिटन एग्रीमेंट होता है, तो आप इसको लीगल एग्रीमेंट मान सकते हैं क्योंकि ये भी एक तरह का रिटन एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सी है ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सेटलमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। सेटलमेंट क्या होता है? सेटलमेंट होता है कि आर्बिट्रेटर जो होते हैं दो ग्रुप्स के दरमियान जो सुलह करवाते हैं, ठीक है, सुलह करवाने के अमल को सेटलमेंट कहते हैं। इसके बाद है जी डेफरेंस मीन्स। डेफरेंस का मैनी क्या होता है? डेफरेंस का मैनी क्या होता है? ऑप्शन है इंडिफरेंस, सिंपैथी, रिस्पेक्ट या फ्लैटरी। तो चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि डेफरेंस के मैनी क्या होते हैं। डेफरेंस का मैनी होता है रिस्पेक्ट, ठीक है, रिस्पेक्ट टुवर्ड समबॉडी। किसी बंदे के लिए आपके दिल में जो इज्जत होती है उसे हम कहते हैं डेफरेंस। ठीक है, तो इंडिफरेंस कहते हैं लैक ऑफ इंटरेस्ट को। यानी बाज बंदे होते हैं जिनको किसी में कोई दिलचस्पी नहीं होती, लापरवाह होते हैं, किसी के होने ना होने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें आप कहती हैं इनडिफरेंस। ठीक है, लापरवाह को लैक ऑफ इंटरेस्ट कह सकते हैं या लैक ऑफ फीलिंग्स आप कह सकती हैं, दोनों ही सही हो जाएंगे। तो ये इनडिफरेंस गलत हो जाएगा। सिंपथी कहते हैं फीलिंग सॉरी फॉर समबडी। किसी बंदे के लिए आपको जब सॉरी फील कर रहे होते हैं तो आप उसको हमदर्दी जता रहे होते हैं, सिंपथी भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। रिस्पेक्ट, ठीक है, डेफरेंस का क्या मैंने था? रिस्पेक्ट टुवर्ड्स समबडी, तो रिस्पेक्ट आपका यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। फ्लैटरी जो होते हैं, फ्लैटरी कहते हैं फ्लैटरी कहते हैं जी अनसिंसियर प्रेज को। यानी जो खुशामदी लोग होते हैं, जो मस्के लगाने वाले होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनसिंसियर प्रेज। ठीक है, अनसिंसियर प्रेज आप कर दीजिएगा। तो ऑप्शन डी भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारे पास है नंबर 4 पे एब्रोगेट का क्या मैनी होता है। बाज़ दफ़ा क्या होता है, आपने सुन रखा होगा कि ये चीज़ कलअदम हो गई है जी, ये तंजीम कलअदम हो गई है, ये शख्स को कलअदम करार दिया गया है। तो किस चीज़ को कलअदम करार देने को हम कहते हैं एग्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब कलअदम, यानी जिसकी कानूनी हैसियत ना रहे, कानून जिसको बैन कर दे उसे कहते हैं एब्रोगेट, या मनसूख कर दे। तो रिपील, रिपील का मैंने भी यही होता है ऑफिशियली एंड एन एग्रीमेंट। ठीक है, ऑफिशियली एंड एन एग्रीमेंट। डिस्ट्रॉय का मतलब होता है किसी चीज़ को बिल्कुल बर्बाद कर देना, आपको पता है। डिले टू मेक समबडी वेट, डिसमिस, किसी को डिसमिस कर देना। तो एब्रीगेट का क्या मैंने होता है? ऑफिशियली एंड ला, किसी कानून को ऑफिशियली तौर पर ख़त्म कर देना। यानी वो गवर्नमेंट या वो कोई पर्सन जिसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी लॉ को बैन कर देता है, ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो उसके इस एक्शन को हम क्या कहते हैं? एब्रोगेट कहते हैं या फिर रिपील कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा। इंट्रेपिड मीन्स, इंट्रेपिड का क्या मैंने होता है जी? ऑप्शन है एम्बिशियस, सेंसर, टॉकटिव, फेयरलेस। इंट्रेप्टेड, इंट्रैप्ड कहते हैं जी बेखौफ को। किसे कहते हैं? बेखौफ को, ना डरने वाले बंदे को हम क्या कहते हैं जी? इंट्रैप्ड कहते हैं। तो एम्बिशियस गलत हो जाएगा। आपको पता है एम्बिशियस का मैनी तो होता है किस चीज़ की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखने वाला। सेंसर, सेंसर होता है रिबुक करना। ठीक है, किसी बंदे को डांटना, उस पर तनकीद करना, उसकी झाड़ उतारना, सर्जनिश करना। ठीक है, ये सारे सेंसर के मैंने देते हैं।
तो सेंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा। टॉकटिव, टॉकटिव मीन्स होते हैं, बाज़ बंदे होते हैं ना जिन्हें बोलने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, ठीक है, तो टॉकटिव भी गलत हो जाएगा। फेयरलेस, फेयरलेस भी बेखौफ, नडर को कहते हैं, तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर है। यहाँ तक हमने 5 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स डिस्कस कर लिए हैं, उनकी ऑप्शंस को भी हमने डिस्कस कर लिया है। यहाँ से करेक्शन का एक क्वेश्चन है, अनलेस इट इज़ एक्सेप्टेड टू बोथ द पार्टीज एंड आर्बिट्रेटर वुड बी ऑफ नो यूज टू सेटल दिस डिस्प्यूट। ठीक है, इसमें 4 आपके सेंटेंस के पार्ट किए गए हैं, आपने बताना ये है ऑप्शंस में कि कौन सा पार्ट है जिसमें गलत है। 1 में अगर गलती आपको मिले तो आपका आंसर 1 हो जाएगा, 2 में मिलेगी तो 2, 3 में मिले तो तीसरा, और 4 में मिले तो आपका ऑप्शन 4 वाला गलत हो जाएगा, सही इसका जवाब हो जाएगा। तो अनलेस इट इज एक्सेप्टेड टू बोथ द पार्टीज एंड आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर कहते हैं दरमियान में जो सालसी होता है, जो सुलह करवाने वाला होता है, उसे हम आर्बिट्रेटर कहते हैं, कि जब तक ये दोनों पार्टीज को कबूल नहीं हो जाता, जो सालसी होता है वो क्या कर सकता है, वो मामले को, लड़ाई को ख़त्म करने में कुछ भी नहीं कर सकता जब तक दोनों पार्टियां इसको एक्सेप्ट ना कर लें। तो आपने देखना है इसमें एरर कहाँ पे है। आपको पता है कि यहाँ पे लगा है जी इज़, ठीक है, इज़ अब कहाँ पे आप यूज़ करते हैं, इज़ आप एक्टिव वॉइस में भी यूज़ करते हैं और पैसिव वॉइस में भी यूज़ करते हैं। आपको पता है कि अगर एक्टिव वॉइस का फिक्र हो तो इसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। और अगर इज़ आपका पैसिव वॉइस में इस्तेमाल हो तो हम क्या करते हैं, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया करते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने लगा रखा है अनलेस इट इज़ एक्सेप्टेड। अब यहाँ पे इसके बाद कौन सी वर्ब की फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म है तो याद रखिएगा कि थर्ड फॉर्म है तो मतलब पैसिव है, क्योंकि इसके बाद जब थर्ड फॉर्म होती है तो वो तो हमारा पैसिव होता है। अब पैसिव में आपको पता है कि वर्ब की जब भी हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद हम क्या यूज़ करते हैं, बाय का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे टू आया हुआ है, तो यहाँ पे टू नहीं आना चाहिए था, तो हमें ऑप्शन ए में सेंटेंस का जो 1 पार्ट 1 है उसमें गलती मिल गई। इसके बाद बाकी हिस्सों को भी चेक कर लें। आर्बिट्रेटर वुड बी, चूँकि पीछे पास्ट है तो वुड आ सकता है, सॉरी पीछे प्रेजेंट है तो वुड आ सकता है, कि एक अमकान हम जाहिर कर रहे हैं, ठीक है, तो वुड आ सकता है। वुड बी ऑफ नो यूज़ मतलब कि किसी काम का नहीं रहेगा, टू सेटल दिस डिस्प्यूट। बाकी जो पार्ट्स हैं उसमें कोई गलती नहीं, पार्ट 1 में ही गलती थी, तो आपका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए आपका इसका सही आंसर होगा, पार्ट 1 में गलती है। अब इस पार्ट 1 को याद रखिएगा, हम इस तरह से भी हल कर सकते हैं कि टू की जगह पे हम बाय का इस्तेमाल कर दें, और यूं भी हम हल कर सकते हैं कि हम एक्सेप्टेबल लिख दें, यानी जहाँ पे एक्सेप्टेड लिखा हुआ है हम यहाँ पे क्या लिख दें, एक्सेप्टेबल लिख दें, तो भी हमारा सेंटेंस ठीक हो जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा। अच्छा, अब एक्सेप्टेबल आप लिखते हो तो एक्सेप्टेबल के बाद आपको बाय नहीं लिखना होता, एक्सेप्टेबल के बाद आपको टू लिखना होता है। तो अगर आप एक्सेप्टेबल करोगे तो सेंटेंस होगा अनलेस इट इज़ एक्सेप्टेबल टू बोथ द पार्टीज एन आर्बिट्रेटर वुड बी ऑफ नो यूज टू सेटल दिस डिस्प्यूट। और अगर आप एक्सेप्टेबल नहीं करते, आप फिर आप एक्सेप्टेड ही अगर रखना चाहते तो आपको टू की जगह पे बाय करना पड़ेगा। दोनों तरह से सेंटेंस ठीक हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ही लुक्स अपसेट, आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म। देखो ये प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है। प्रेपोजिशन में आपने ये चीज़ याद रखनी होती है कि जब हमने ये मुराद लेना हो उसने ये चीज़ दिल पर ले ली है, दिल पर ले ली है, तो आपने वहाँ पर बेशक पर का मैनी आ रहा होता है, और पर के लिए आमतौर पर हम ऑन या एट को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब भी आपने कहना ना कि उसने तुम्हारी बात दिल पर ले ली है, ठीक है, तो आपने वहाँ पे हमेशा टू को ही यूज़ करना होता है। तो ही लुक्स अपसेट, आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म टू हार्ट, ऑन हार्ट इन हार्ट नहीं आएगा, टू हार्ट, ऑप्शन ए जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपके सामने इसमें क्या है कि 4 सेंटेंस लिखे हुए हैं, आपने देखना है कि इसमें कौन सा सही सेंटेंस है, उसको आपने टिक करना है। तो पढ़ते हैं। अ ब्लैक एंड वाइट काउ आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, इसमें क्या गलती है जी, यहाँ पे लिखा है अ ब्लैक एंड वाइट काउ,
आर जो होता है वो एक से ज़्यादा के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है वो क्या है, वो सिंगुलर है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमें जो वर्ब यूज़ करनी होती है वो भी, वर्ब भी हमें क्या रखनी होती है, सिंगुलर रखनी होती है। और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमें वर्ब भी आगे चल के प्लूरल ही यूज़ करनी होती है। आपका यहाँ पे सब्जेक्ट चूंकि सिंगुलर था तो आर नहीं आ सकता, इज आएगा। ठीक है। हाँ, अगर यूं होता सेंटेंस आ ब्लैक एंड आ वाइट, तो फिर हम इसको दो कंसीडर कर लेते। याद रखिएगा, ब्लैक एंड वाइट टीवी आपने अक्सर सुन रखा होगा। ब्लैक एंड वाइट का मतलब ये थोड़ी है कि आपके पास दो टीवी हैं, नहीं, ये एक ही कंसीडर होता है, ब्लैक एंड वाइट। अगर ऐसा हो कि इस ब्लैक के साथ अलग आर्टिकल लगा हो, आर्टिकल ए एन और दी को कहते हैं, अगर इस ब्लैक के साथ अलग आर्टिकल है और एंड के बाद जो लिखा है वर्ड उसके साथ अलग आर्टिकल हो, कोई भी वर्ड हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ब्लैक एंड वाइट ही हो, ठीक है, इसका अलग अगर आर्टिकल है तो फिर आप इसको एक कंसिडर करते हो और एक इसको कंसिडर करते हो, तो ये एक और एक दो सब्जेक्ट यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे, तो फिर आपको वर्ब भी प्लूरल यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे चूंकि दूसरे नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे कह रहा है कि एक काले सफ़ेद गाय चर रही थी। ठीक है, एक काली सफ़ेद गाय यानी ऐसी गाय है जिसका रंग सफ़ेद भी है और काला भी है। तो अब चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो हेल्पिंग वर्ब भी आपको सिंगुलर यूज़ करनी थी, तो ये सेंटेंस हमारा गलत है, इसको हम छोड़ देंगे। इसके बाद है 20 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। इसको देख लें, काफ़ी इंटरेस्टिंग और अक्सर ये पेपर में पूछा जाता है। 20 की वजह से हमने आगे जो नाउन है उसको प्लूरल कर लिया। ठीक है, आपका अगर नाउन है उससे पहले कोई नंबर दे रखा है, आपका 2 है, मसलन 2 है, तो आप बॉय नहीं लिखते, क्या लिखते हो, बॉयज़ लिखते हो। इसी तरह 3 है तो आप पेन्स लिखते हो, लेकिन अगर 1 है तो आप फिर पेन ही लिखोगे। लेकिन जैसे ही नंबर आपका 1 से आगे बढ़ेगा आप फिर नाउन को क्या करते हो, प्लूरल लिखते हो। तो 20 चूंकि एक से ज़्यादा है तो यहाँ पे जो नाउन आएगा वो आपका प्लूरल ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लूरल नाउन दे रखा है, तो ये 20 माइल्स यहाँ तक ठीक है। उसके बाद आर, 20 माइल्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब यहाँ पे भी आर ही गलत है। आर क्यों गलत है, देखें क्या चीज़ गलत, क्या चीज़ है जो लॉन्ग है। लॉन्ग क्या चीज़ है, आप इसको यूं भी तो लिख सकते हैं ना समझने के लिए, द डिस्टेंस ऑफ 20 माइल्स इज लॉन्ग। क्या चीज़ लॉन्ग है, तो आप कहोगे डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो इसके साथ आर नहीं आएगा, याद रखिएगा। डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस के अलावा अमाउंट और टाइम पीरियड, ये हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं अपने साथ। ठीक है, मसलन मैं अगर लिखता हूँ $10 इज अ स्मॉल अमाउंट। अब इस सेंटेंस में 10 की वजह से, चूंकि नंबर 1 से ज़्यादा है, तो हमने इस डॉलर को डॉलर्स कर दिया। ठीक है, लेकिन $10 क्या है, $10 एक अमाउंट ही तो है ना। और आपको मैंने बताया है कि डिस्टेंस हो, अमाउंट हो या टाइम पीरियड हो, उसको हम हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये चूंकि $10 एक अमाउंट है, तो इसके लिए इसके साथ हमने इज लगा रखा है, आर होगा तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, डिस्टेंस हो, अमाउंट हो, टाइम पीरियड हो, अपने साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं लेते। इसके बाद है द थ्री मस्कीटर्स इज अ फेमस बुक। ये जो नाम है ना बुक का, यहाँ से यहाँ तक बुक का नेम है, द थ्री मस्कीटर्स, ये बुक का नेम है। अब ये बुक का नेम है, उसके साथ आपने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करना है, इज। देखें यहाँ पे ये मस्कीटर्स
ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये बुक का नेम है एक्चुअल में, ठीक है। अब बुक का नेम है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आप यूज करोगे जो वो सिंगुलर ही होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस बुक के नेम के आखिर पे एस आ रहा है या क्या आ रहा है। तो द थ्री मस्कीटर्स इज आ फेमस बुक, यहाँ से आपको पता चल रहा है कि आ फेमस बुक यानी एक किताब है, ये आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा कि द थ्री मस्कीटर्स क्या है, ये एक किताब है। एक किताब है तो मतलब सिंगुलर है ना, तो इज आएगा। तो यहाँ पे द थ्री मस्कीटर्स और उसने इज ही लगा रखा है, तो ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक है। ऑल हिज फैमिली मेंबर्स इज आउट। अब यहाँ पे देखें, ऑल जो होता है ये दो तरह से यूज होता है। ऑल वर्ड जो होता है ये हम सिंगुलर नाउन के साथ भी यूज करते हैं, सॉरी यूं कह लें कि ऑल जो होता है ये काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है, काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है। और आल जो होता है ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज होता है। अब जब आल के बाद आपने काउंटेबल नाउन लिखना है तो वो हमेशा प्लूरल लिखा जाएगा, और आगे चल के वो वर्ब भी कौन सी लेगा, प्लूरल लेगा। प्लूरल के लिए मैं जमा डाल रहा हूँ, ठीक है। और अगर आल के बाद अनकाउंटेबल नाउन है तो वो नाउन भी आपका कौन सा होगा, सिंगुलर होगा, और आगे चल के वर्ब भी जो है वो भी आपकी सिंगुलर यूज की जाएगी। तो आल हिज फैमिली मेंबर्स, अब मेंबर जो है ये आपको पता है काउंटेबल हैं, काउंटेबल हैं तो इसके साथ हमने कौन सा यूज करना था, आल के साथ, फिर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल, तो मेंबर्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो आल हिज फैमिली मेंबर्स, ठीक है, प्लूरल है। उसके बाद क्या करना था, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आगे वर्ब भी तो प्लूरल यूज करनी थी, तो इज आउट नहीं आर आउट होना चाहिए था, तो ये सेंटेंस हमारा गलत है। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल यहाँ पे ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स। आपने स्पेलिंग्स करेक्ट चूज करने हैं। वर्ड है आपके पास मैनवर। मैनवर का मीनिंग क्या होता है, क्लेवर ट्रिक को हम मैनवर कहते हैं, ठीक है। शातर चाल जो होती है ना, निहायत शातर चाल जो कोई चलते हैं लोग, बाज लोग बहुत तेज होते हैं, तो क्लेवर ट्रिक को हम मैनवर कहते हैं, एक शातर चाल को। मैं उर्दू में भी लिख देता हूँ। तो शातर चाल की आपने देखनी है, इंग्लिश में होता है वर्ड मैनवर। इसके स्पेलिंग करेक्ट कौन से होते हैं, MENEUVER, MENUEVER, MENOUVER, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ये मैनवर के सही स्पेलिंग होते हैं, MENEUVER, मैनवर, याद रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग, अगेन एक स्पेलिंग्स की MCQs है। आपने देखना है कि मिसलेनियस का सही स्पेलिंग कहाँ पे लिखा है। मिसलेनियस मीन्स के कई तरह का, ठीक है। मिसलेनियस कहते हैं कई तरह का, जिसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स आ जाएं, इंक्लूड हो जाएं। तो मिसलेनियस MISCELANEOUS, नहीं ये गलत है। MISCELLANEOUS, जी हाँ, ये आपका ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, मिसलेनियस। ये भी गलत हो जाएगा, फिर ये भी गलत है, ऑप्शन बी हमारा सही है। मिसलेनियस के स्पेलिंग क्या होते हैं, MISCELLANEOUS। नेक्स्ट चलते हैं जी। दी खाली जगह वेदर फोर्स्ड अस टू स्टे इंडोर्स, फिल इन द ब्लैंक्स में से क्वेश्चन है कि मौसम जो था उसने क्या कर दिया, उसने हमें फोर्स कर दिया कि हम घर पर ही रहें। तो कब हम फोर्स्ड होते हैं घर पर रहने को, मजबूर कब होते हैं, जब मौसम बहुत अच्छा खुशगवार होता है, या जब मौसम ख़राब होता है तब हमें घर पर रहना होता है। तो जब मौसम ख़राब होता है तब हमें घर पर ही रहना होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड हमें चाहिए, ठीक है, नेगेटिव वर्ड होना चाहिए यहाँ पे। इंटाइसिंग, इंटाइसिंग का मैनी होता है अट्रैक्टिव। ये साथ साथ इनके मैनी भी आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। इनमें से सिनोनिम भी बन सकते हैं, इसलिए मैं साथ साथ आपको नोट करवा रहा हूँ। तो इंटाइसिंग का क्या मैनी होता है जी, इंटाइसिंग का मैनी होता है अट्रैक्टिव, ATTRACTIVE, अट्रैक्टिव। ग्लोरियस का आपको पता है फैंटेस्टिक, शानदार,
रिस्टोरेटिव, रिस्टोरेटिव किसे कहते हैं जी? रिस्टोरेटिव कहते हैं हैविंग द एबिलिटी टू रीस्टोर, यानी आपका जो खराबी थी उसको आप इतने कैपेबल हैं कि उसको दोबारा से सही कर सकती हैं। तो हैविंग द एबिलिटी टू रीस्टोर को रिस्टोरेटिव कहते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है और ये भी पॉजिटिव वर्ड है। तो हमें कौन सा वर्ड चाहिए था? नेगेटिव वर्ड हमें यहाँ पे चाहिए। तो नेगेटिव वर्ड जो है वो ये है इंक्रीमेंट। ठीक है, ये एक क्या है? ये एक नेगेटिव वर्ड है। अब हमें चाहिए भी नेगेटिव ही था, तो आपका ऑप्शन जो डी है, ये आपका ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। इंक्रीमेंट का अगर मैनी की बात की जाए तो इंक्रीमेंट का मैनी होता है अनप्लीजेंट, बैड वेदर, ठीक है, या कोल्ड वेदर भी आप कह सकते हैं। अनप्लीजेंट वेदर के लिए हम क्या यूज करते हैं जी? इंक्रीमेंट यूज करते हैं। तो मौसम चूंकि खराब था, इंक्रीमेंट था, द इंक्रीमेंट वेदर फोर्स्ड अस टू स्टे इनडोर्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास। इट विल बी हार्ड टू खाली जगह आयशा नाउ दैट यू हैव सो खाली जगह हिम। तो आपने यहाँ पे दो ब्लैंक्स दे रखी हैं, दोनों को फिल करना है। ऑप्शन ए में हमारे पास दो वर्ड हैं, ऑप्शन बी में भी दो वर्ड हैं, इसी तरह सी और डी में भी दो दो वर्ड्स दिए गए हैं। तो आपको इनके मैनी आने चाहिए, तभी आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं जी पैसिफाई और सूथड को। पैसिफाई का क्या मैनी होता है? पैसिफाई का मैनी होता है टू ब्रिंग पीस, ठीक है, अमन लाने वाला, अमन लेके आना, उसे हम क्या कहते हैं? पैसिफाई करना, ठीक है। तो पैसिफाई, इट विल बी हार्ड टू पैसिफाई आयशा नाउ दैट यू हैव सो सूथड हिम। अच्छा, अब सूथड यहाँ पे अगर मैं पैसिफाइड यूज करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? सूथड यूज करना पड़ेगा। और सूथड का क्या मैंने होता है? रिलीज और ईज, यानी सुकून देना। रिलीज और ईज इसका मैंने होता है। तो यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है कि आयशा को मनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब तुमने उसे बहुत ज़्यादा क्या कर दिया है? रिलीज, उसे सुकून दिया है, इसलिए नहीं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपने एक बंदे के साथ अच्छाई की और वो आपसे नाराज़ हो गया हो। तो यहाँ पे ये तो आपका ऑप्शन जो है ये गलत हो जाएगा, पैसिफाई और सूथड नहीं आएगा। इसके बाद है मोलिफाई और इंसेंस्ड। मोलिफाई कहते हैं रिड्यूस द सेवरिटी ऑफ सम बॉडी या समथिंग, ठीक है। आप मोलिफाई का क्या मैनी होता है? किसी बंदे की नाराजगी को क्या करना? कम कर देना, रिड्यूस द सेवरिटी। सेवरिटी मीन सख्ती, नाराजगी, रिड्यूस द सेवरिटी ऑफ समबॉडी। ये मैंने किसका होता है जी? मोलिफाई, MOLLIFY, मोलिफाई का होता है। तो इट विल बी हार्ड टू मोलिफाई, आयशा को आप क्या करना? राजी करना मुश्किल हो जाएगा। दैट यू हैव सो इंसेंस्ड। अब यहाँ पे मोलिफाई तो बिल्कुल सही बैठ रहा है, इंसेंस्ड का आप चेक कर लें कि आयशा को अब क्या करना? आयशा को ठंडा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपने उसको क्या कर दिया है? इंसेंस्ड कर दिया। इंसेंस्ड का क्या मैनी होता है? इंसेंस्ड का मैनी होता है मेक समबॉडी एंग्री, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेरी एंग्री। तो आपने ये चीज़ याद रख लेनी है। ये यहाँ पे ई नहीं आना, ANGRY होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा सही हो सकता है। आयशा को अब राज़ी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपने उसको बहुत ज़्यादा नाराज़ कर दिया, गुस्सा दिला दिया। तो ऑप्शन बी मैं काफ़ी ज़्यादा मुतमिन हूँ कि यही आंसर इसका सही होगा। बहरहाल सी को भी चेक कर लेते हैं। सी में लिखा है एंटागोनाइज। एंटागोनाइज का मैनी होता है किसी बंदे को इतना ज़्यादा तंग कर देना, टू मेक समबॉडी अनफ्रेंडली, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू मेक समबॉडी, आप हॉस्टाइल भी कह सकते हैं, यानी किसी बंदे को अपना दुश्मन बना लेना। टू मेक समबॉडी अनफ्रेंडली। और इरिटेटेड का आपको मतलब है तंग करना। तो यहाँ पे इट विल बी हार्ड टू आयशा, अब आयशा को दुश्मन बनाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि तुमने उसे बहुत ज़्यादा
गुस्सा दिला दिया, तो ये भी यहाँ पे कोई सेंस नहीं देता। एंगर, आयशा को गुस्सा दिलाना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि आपने उसे क्या कर दिया है, आपने उसको नाराज कर दिया। रफल्ड का मैनी होता है डिसअरेंज, ठीक है, उसके साथ बुरा कर दिया। तो आयशा को नाराज करना बहुत ज़्यादा, आयशा को गुस्सा दिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि आपने उसको तंग किया है। तो ये यहाँ पे ऑप्शन डी भी कोई मैनी नहीं दे रहा। रफल्ड का वैसे मैनी क्या होता है, रफल्ड का मैनी होता है डिसअरेंजमेंट, ठीक है, DISARRANGED, अरेंज, क्योंकि यहाँ पे वर्ब है तो मैं यहाँ पे भी वर्ब फॉर्म लिखता हूँ। तो ये भी यहाँ पे कोई सेंस नहीं दे रहा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे मुलीफाई और इंसेंस्ड वाला बिल्कुल ठीक था। आयशा को अब राज़ी करना यानी ऐसा आयशा के गुस्से को कम करना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि आपने उसको इंसेंस्ड कर दिया, आपने उसको गुस्सा ही बहुत ज़्यादा दिला दिया है। तो ऑप्शन सी हमारा, सॉरी, ऑप्शन बी हमारा जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट बैठेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वी सेल्ड, खाली जगह, द रिवर। अब ये जो सेल है ना, जब आप समुंदर पे सफ़र करते हैं तो इसके लिए आप ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा कि तीनों प्रेपोजिशंस यूज़ हम कर सकते हैं। बस ये इन नहीं आ सकता, यहाँ पे ऑन भी यूज़ कर सकते हैं, अप भी कर सकते हैं और डाउन भी कर सकते हैं। यानी सेल ऑन भी होता है, सेल अप भी होता है, सेल डाउन भी होता है। अब क्या, कहाँ पे आपने कौन से यूज़ करनी है मैं आपको बता देता हूँ। जब आपके सेंटेंस में ये चीज़ मेंशन हो कि जो बंदा समुंदर में सफ़र कर रहा है, समुंदर का एक जो बहाव होता है वो अगर बहाव के अगेंस्ट चल रहा है, बहाव के, इफ ही इज ट्रेवलिंग अगेंस्ट द फ्लो, तो आप वहां पे क्या यूज करोगे, अप यूज करोगे, ठीक है। अगर वो बहाव के साथ चल रहा है तो फिर आपने विद द फ्लो, अगर वो चल रहा है तो आपने वहां पे फिर क्या यूज करना होता है, डाउन यूज करना होता है। यानी अगर आपके क्वेश्चन में, आपके सेंटेंस में ये चीज मेंशन है कि कोई बंदा बहाव के, होता है ना, लोग जिस सिमत में पानी बह रहा होता है उसके उलट सिमत में तैराकी करते हैं, तो उसको हम ऐसे सूरत में क्या यूज़ करेंगे, सेल्ड अप। और अगर बहाव के साथ यानी अगर पानी ऐसे ऐसे जा रहा है और बंदा भी ऐसे ऐसे इधर को ही तैर रहा है तो ये उसी सिमत में तैर रहा है, तो ऐसे सूरत में आपने डाउन यूज़ करना है। लेकिन अगर पानी तो ऐसे जा रहा है और बंदा इस तरफ को तैरेगा तो ऐसी सूरत में आपने अप को इस्तेमाल करना होता है। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में कुछ भी मेंशन नहीं दिया हुआ तो फिर आप ऑन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। वी सेल्ड ऑन द रिवर, ठीक है, सेल्ड ऑन द रिवर। आप डाउन भी यूज कर सकते हैं लेकिन अप यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, दोनों ही ठीक हैं। अप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। अब इसकी रीजन क्या है, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि पानी के बहाव के साथ ही लोग तैरते हैं, ठीक है, आमतौर पर यही एक रूटीन कंसिडर की जाती है, ठीक है। इसलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप यहाँ पे डाउन को यूज़ करें या फिर ऑन को यूज़ करें। आप अप को यहाँ पे यूज़ ना करें जब तक के साथ मेंशन ना किया होगा वो अगेंस्ट फ्लो स्विमिंग कर रहा है या ट्रैवलिंग कर रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कौन सा आंसर टिक करना है, ऑन आप तब यूज़ करते हैं जब आपने फ्रेंकली आप किसी के साथ बात कर रहे हो कि दोस्त के साथ फ्रेंकली बात कर रहे हो तो आप ऑन यूज़ कर सकते हो, क्योंकि हम फ्रेंकली जब बोलते हैं तो वहाँ पे इतना ज़्यादा ग्रामर को फॉलो नहीं किया जाता। लेकिन एक्चुअल जो ग्रामर का कंसेप्ट है उसके मुताबिक यहाँ पे आपको डाउन यूज़ करना होता है, ऑन यूज़ नहीं करना होता। लेकिन बोलने में हम ऑन भी यूज़ कर लेते हैं। तो आपका जो सही आंसर होगा इसका वो डी ही सही आंसर होगा, क्योंकि आमतौर पर यही रूटीन होती है तैराकी की। तो वी सेल्ड डाउन द रिवर। द एप्लीकेशन मस्ट बी इन खाली जगह द फर्स्ट। याद रखिएगा जब भी कहा जाए कि उस वक्त तक ये काम हो जाना चाहिए, आपकी एप्लीकेशन 1 तारीख तक पहुंच जानी चाहिए, इस टाइम तक ये काम अगर हो जाना चाहिए, ऐसा आपको सेंस मिले तो आपने वहां पे सिर्फ और सिर्फ बाय को इस्तेमाल करना होता है। ऑप्शन डी आपका सही है। शी सेड टू मी डू नॉट फॉरगेट योर बैग, ठीक है, नरेशन में से क्वेश्चन लिया गया है, इसको भी हल कर लेते हैं।
शी सेड टू मी। अब आपने जब नरेशन को सॉल्व करना है तो आपने सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे सेंटेंस जो है इसके कितने पार्ट्स होते हैं जी, दो पार्ट्स होते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच और एक रिपोर्टेड स्पीच। आपने देखना है रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस कौन सा यूज़ किया गया है। ठीक है, अगर आपके रिपोर्टिंग स्पीच में टेंस हो पास्ट का, तो आपने ये जो कोमा वाला जो हिस्सा होता है इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, इसमें भी आपने टेंस कौन सा यूज़ करना होता है, पास्ट का यूज़ करना होता है, और इसका टेंस हमेशा चेंज होता है। अगर यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो भी उसको पास्ट में चेंज करोगे, फ्यूचर होगा तो भी उसको पास्ट फॉर्म में चेंज करोगे, और पास्ट होगा तो भी उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दोगे। ठीक है, और अगर आपका रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में ना हो बल्कि प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो, तो ऐसी सूरत में ये कोमास के अंदर जो टेंस होता है वो टेंस चेंज नहीं करते, टेंस फिर नो चेंज रहता है। अब यहाँ पे चूंकि यहाँ पे टेंस पास्ट का है, ये सैड वर्ब की दूसरी फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट में आती है, तो इसका मतलब ये जो हिस्सा है ये यहाँ पे डू नॉट यानी प्रेजेंट का है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में हम क्या करते हैं, टेंस को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस प्रेजेंट का टेंस नहीं रखना, आपने इसको किस में चेंज कर देना है, पास्ट में चेंज करना है। तो आप देख लें, सबसे पहले शी टोल्ड मी नॉट टू फॉरगेट दिस बैग। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी समझ लें आप, ये जो सैड टू होता है ना, सैड टू, इसको हम चेंज करते हैं जब इनडायरेक्ट बनाते हैं, सैड टू को चेंज कर दिया जाता है किसमें, टोल्ड में। टोल्ड में इसको हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, या फिर हम इसको अगर यहाँ पे सवालिया फिक्रा हो तो फिर हम इसको आस्क्ड में भी चेंज कर देते हैं। ठीक है, मैं एक डिटेल्ड लेक्चर सीरीज बनाऊंगा नरेशन के ऊपर भी, अगर आपको कोई इशू हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इसके ऊपर डिटेल्ड एक लेक्चर सीरीज बना दूंगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में मैं ज़्यादा इसको नहीं खींचूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। शी सैड टू मी डू नॉट फॉरगेट योर बैग। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सैड टू को चेंज कर दें, सादा फिक्रा है यहाँ पे चूंकि सवालिया फिक्रा नहीं है, तो सैड टू को चेंज कर दें आप टोल्ड में। ठीक है, ये आस्क्ड वाला तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे भी टोल्ड है, यहाँ पे भी टोल्ड है, यहाँ पे भी टोल्ड है। अब इन तीन में से देख लें, अब यहाँ पे देखें नॉट लगा हुआ है, तो आपका जो ये टेंस बनेगा इनडायरेक्ट, उसमें आपने सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये रखना है, नॉट उसके बाद टू और उसके बाद आगे चल के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा। तो ये भी चेक कर लें, शी टोल्ड मी नॉट टू फॉरगेट हिज बैग, she told me not to forget my bag, she told me not to forget my bag, she told me not to forget। ये not to forget पहली फॉर्म, 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 ये भी सब में सेम है। ठीक है जी, अब चेक कर लें यहाँ पे क्या लिखा है, यूअर बैग। अब यूअर कौन सा प्रोनाउन है, ये सेकंड पर्सन कंसिडर किया जाता है। यूअर कौन सा प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और सेकंड पर्सन जो होता है वो इधर ला के आप इधर ऑब्जेक्ट के साथ रिप्लेस करते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, मी। ठीक है, अब मी एक्चुअल में किसकी फॉर्म होती है, आई की, आई, माई, मी। और यूअर, यूअर किसकी होती है, यू की एक्चुअल में, यू, यूअर, यू। यहाँ पे क्या लिखा है जी, यूअर लिखा है, यानी यू की दूसरी हालत यहाँ पे लगी हुई है। तो यहाँ पे आप जब मी को चेंज करोगे तो मी की भी यहाँ पे जो दूसरी हालत है उसी को आप यूज़ करोगे, तो सेंटेंस हो जाएगा, शी टोल्ड मी नॉट टू फॉरगेट। मी की जगह, यूअर की जगह पे यहाँ पे क्या आप लिख दोगे, माई बैग। तो देख लें माई बैग कहाँ पे है, यहाँ पे माई बैग है और यहाँ पे भी माई बैग है। अब इनमें से आपका एक सेंटेंस ठीक होगा, यहाँ पे हार है, ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें जी, शी आस्क्ड, यहाँ पे इसको आस्क्ड की वजह से हमने कैंसिल कर दिया था, तो ये ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही आंसर है। ठीक है, ये नरेशन एक अच्छा खासा सिलेबस होता है, अगर आपको नहीं इसकी प्रिपरेशन तो आप मुझे बता दीजिएगा, इसकी अलग से हम सीरीज़
कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि आपका टेस्ट अच्छा हो जाए। नेक्स्ट चलते हैं। ही आस्क्ड डू आई हैव टू डू इट। अगेन नरेशन है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये सवालिया फिक्रा है, पीछे सादा फिक्रा था। सवालिया फिक्रा जब हो तो आप टोल्ड को किस में चेंज करते हो, आस्क्ड में चेंज करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, आपने वहाँ पे इफ़ या वेदर का इस्तेमाल भी करना होता है। तो मैं सबसे पहले देखूंगा आस्क्ड, सब में आस्क्ड है, ओके। उसके बाद मैं देख लूंगा इफ़ कहीं पर है जी, यहाँ पे इफ़ है, यहाँ पे भी इफ़ है, यहाँ पे दैट है, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि सवालिया फिक्रा जहाँ पे होगा वहाँ पे दैट नहीं आता। तो यहाँ पे भी इफ़ है, तो यहाँ पे भी एक कैंसिल हो गया, 3 बाकी हैं। अब चेक कर लेते हैं। ही आस्क्ड, आस्क्ड के बाद चुके कुछ नहीं है तो आप भी कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद कोमास की जगह पे आपने इफ़ डाल दिया, ठीक है। ही आस्क्ड इफ़ आई फर्स्ट पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है तो इसको हम रिप्लेस करते हैं सब्जेक्ट के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा ही। उसके बाद यहाँ पे चूंकि पास्ट था तो प्रेजेंट का टेंस किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में, तो ही हैड हो जाएगा, ठीक है। ही हैड भी ठीक है। टू डू इट वैसा सेम का सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे दैट लगा रखा है तो ये गलत हो गया, ये वैसे गलत हो चुका है। इसको चेक कर लेते हैं। ही आस्क्ड इफ ही हैज़, यहाँ पे हैज़ है तो ये भी गलत हो गया। ही आस्क्ड इफ ही हैड टू डू इट, आपका ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। ही आस्क्ड इफ ही हैड टू डू इट, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। एवरी वन हियर्ड द न्यूज़, ये पैसिव वॉइस में से है। आपने पैसिव वॉइस नहीं सीखा तो मेरे इस चैनल पे आपको पैसिव वॉइस के लेक्चर्स मौजूद हैं, आपको मिल जाएंगे, आप पैसिव वॉइस के लेक्चर्स देख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी, आप इनको खुद से हल कर पाएंगे। तो एवरीवन हेयर द न्यूज़, अब पैसिव वॉइस जब आपने बनानी होती है तो किस में आप किस तरह से बनाते हैं, सबसे पहले आप सेंटेंस में देखते हो ऑब्जेक्ट कौन सा है। ऑब्जेक्ट जो होता है वो आमतौर पर फिक्रे के आखिर पर होता है और सब्जेक्ट फिक्रे के शुरू में होता है। आपने सबसे पहला काम ही ये करना होता है कि इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लेके आना होता है। तो हर शख्स ने क्या सुना है, न्यूज़ सुनी है, तो न्यूज़ यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या होगा, ये शुरू में आ जाएगा। तो आप देखें कौन सा सेंटेंस है जो द न्यूज़ से स्टार्ट हो रहा है, ये सम न्यूज़ है, यहाँ पे द न्यूज़ था तो ये गलत हो जाएगा। द इंफॉर्मेशन गलत हो जाएगा। द न्यूज़, तो इन दो में से आपका सेंटेंस सही हो सकता है कोई एक। अब उसके बाद जब आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले आए तो फिर आपने क्या करना होता है, यहाँ पे जो टेंस होगा उससे अगला टेंस आपने यूज़ करना होता है। मसलन हम जब इंडेफिनिट पढ़ते हैं तो इंडेफिनिट के बाद हम क्या पढ़ते हैं, कॉन्टीन्यूस पढ़ते हैं। कॉन्टीन्यूस के बाद क्या पढ़ते हैं, परफेक्ट को पढ़ते हैं। इस तरह से आपने क्या करना यूज़ करना होता है, उससे नेक्स्ट टेंस को यूज़ करना होता है। यानी अगर एक्टिव वॉइस में इंडेफिनिट है तो आप पैसिव वॉइस में कॉन्टीन्यूस यूज़ करोगे। तो यहाँ पे इंडेफिनिट है, वर्ब पास्ट इंडेफिनिट है, तो आप इसको जब पैसिव वॉइस में बनाओगे तो वहाँ पे आपने पास्ट कॉन्टीन्यूस की हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि वाज या फिर वर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करके बनाना है। तो यहाँ पे द न्यूज़ वाज हेयर, द न्यूज़ वाज नॉट हेयर, दोनों में वाज है लेकिन यहाँ पे नॉट ऐड होकर रखा है जबकि यहाँ पे नहीं है, और हमारा जो एक्चुअल सेंटेंस था वो भी नॉट के बगैर था। तो आपका ऑप्शन डी भी कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद है द गर्ल इज राइडिंग द हॉर्स, लड़की जो है वो घुड़सवारी कर रही है। आपने इसका भी पैसिव वॉइस बनाना है। तो अब जो लड़की है वो क्या कर रही है, घुड़सवारी कर रही है। किस पे कर रही है, द हार्स के ऊपर वो सवार है, ठीक है। तो हार्स शुरू में आ जाएगा, द हार्स द हार्स द हार्स, सब में द हार्स शुरू में है, ओके। दूसरा स्टेप क्या था, आपने क्या यूज करना होता है, आपने टेंस देखना होता है। यहाँ पे इज है, आपने क्या करना है, इससे नेक्स्ट टेंस कौन सा होता है, परफेक्ट का होता है। लेकिन ये चीज़ आपने यहाँ पे थोड़ी सी याद रखनी है, एक्स्ट्रा चीज़ है कि कॉन्टिन्यूस का अगर एक्टिव वॉइस का टेंस होगा तो पैसिव वॉइस में जब हम उसको बनाएंगे कॉन्टिन्यूस का अगर एक्टिव वॉइस का टेंस है उसको आप पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे तो आपको कॉन्टिन्यूअस के टेंस के हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ करने होते हैं, जस्ट साथ उनके बीइंग आप ऐड कर देते हो।
आपका वो सेंटेंस ठीक होगा। कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं इज, एम, आर। तो आपने जब पैसिव वॉइस बनानी है तो उसके साथ क्या लफ्ज़ ऐड होना चाहिए? बीइंग। तो यहाँ पर भी बीइंग, बीइंग, और यहाँ पे भी बीइंग। ठीक है, तो आपका जो पैसिव वॉइस सेंटेंस होगा उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज बीइंग, अगर सब्जेक्ट आपका आई होगा तो एम बीइंग, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर बीइंग। तो अब किसकी सवारी कर रही थी लड़की? द हॉर्स की। और हॉर्स आपको पता है सिंगुलर है, सिंगुलर है तो मतलब इज बीइंग आएगा। तो आप देख लें द हॉर्स के साथ इज बीइंग कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है। द हॉर्स इज बीइंग, द हॉर्स इज बीइंग, नहीं यहाँ पे बीइंग नहीं है तो ये कैंसिल हो गया। द हॉर्स वाज बीइंग, नहीं नहीं नहीं, पास्ट में नहीं जाना हमने। द हॉर्स इज बीइंग जहाँ पे भी है, यानी ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन डी हमारा सही होगा। दोबारा चेक कर लेते हैं। द हॉर्स इज बीइंग ridden by the girl, the horse is being ridden by the boy। ओहो, यहाँ पे हमारे पास देखो कौन सवारी कर रहा है? गर्ल कर रही है, तो यहाँ पे बॉय कैसे आ गया? ये भी गलत, ये भी गलत। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। द हॉर्स इज बीइंग राइडन बाय द गर्ल। इसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच में से क्वेश्चन डाले गए हैं। यू आर पेइंग लेस अटेंशन टू योर स्टडीज देन यू यूज टू डू। जितनी आप तवज्जो दिया करते थे पढ़ाई को, आप उससे कम तवज्जो दे रहे हैं। आपने बताना यह कि ये जो अंडरलाइंड वर्ड है ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। आपको इनकी डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन सा स्पीच होता है किस स्पीच को अफेक्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेस का बारे में आपसे पूछा गया, तो लेस यहाँ पे आपका एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ किया गया है। आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। अब कैसे पता चला कि एडजेक्टिव? देखें इसके बाद क्या लफ्ज़ आया? अटेंशन, TION। एक तो आप याद रखिएगा TION भी एक नाउन होता है जिस लफ्ज़ के आखिर पे आ जाए। और जो वर्ड आपका नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन के बारे में कुछ बताता है, वो आपका एडजेक्टिव कहलाता है। आप दे रहे हैं कम तवज्जो। कैसी तवज्जो? कम तवज्जो। तवज्जो कैसी दी जा रही है? कम दी जा रही है। तो ये लेस एक ऐसा वर्ड है जो हमें तवज्जो के बारे में मज़ीद कुछ बताता है। तो यहाँ पे तवज्जो चूँकि नाउन है तो उसके बारे में जो वर्ड डिस्क्राइब उसको करेगा वो आपका एडजेक्टिव होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ लेस देन दैट ऑफ चाइना। अब इसमें भी अगेन हमसे लेस पूछा गया है, तो यहाँ पे आप इसको दोबारा समझिएगा। द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की आबादी, इज़ है, पाकिस्तान की आबादी है। क्या है? पाकिस्तान की आबादी कम है। पाकिस्तान की आबादी कम है। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की आबादी है। कैसी है भाई? पाकिस्तान की आबादी है, चलो ठीक है पाकिस्तान की आबादी मान लिया, लेकिन कैसी आबादी है? थोड़ी है आबादी, ज़्यादा है, कम है नहीं है। तो है के लिए लफ्ज़ यहाँ पे जो आ रहा है वो लेस बता रहा है कि पाकिस्तान की आबादी कितनी है। यहाँ पे लेस आया है इज़ के लिए, और इज़ यहाँ पे क्या है? एक वर्ब है। और वो लफ्ज़, वो पार्ट ऑफ स्पीच जो वर्ब के लिए आता है उसे हम एडवर्ब कहते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही आंसर होगा। ही वांट $5,000। पहली बात तो ये, यहाँ पे वांट नहीं आएगा, वांट्स आएगा। ही वांट्स $5,000 टू बाई अ कार, ही वॉन्ट बी सेटिस्फाइड विद लेस। यहाँ पे भी हमें लेस के बारे में बताना है कि वो जो भाई साहब हैं वो कार खरीदने के लिए $5,000 उससे चाहिए, इससे कम में वो राज़ी नहीं होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे भी लेस के बारे में बताना है कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। तो याद रखिएगा लेस से पहले आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ क्या लिखा हुआ है, विद। और विद आपको पता है एक क्या है? एक प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन के बाद आमतौर पर हम क्या यूज़ करते हैं? नाउन यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं यूज़ होता प्रेपोजिशन के बाद कभी भी, हमेशा नाउन यूज़ होता है। तो आपने
प्रेपोजिशन के बाद ये यहाँ पे जो लेस है ये क्या है, ये आपका नाउन है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसके बाद है, यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। द रूल ऑफ अ रूलर विद ग्रेट पावर, वन हु यूजेस इट इन अ क्रूअल वे। ऐसा हुक्मरान जो कानून का इस्तेमाल कर रहे, जिसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर हो और वो उसको कैसा यूज़ करे, जालमाना तरीके के साथ अपने उस पावर को इस्तेमाल करता, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, ऑटोक्रेसी कहते हैं, मोनार्की कहते हैं, डेस्पोटिज्म कहते हैं, अनार्की कहते हैं। मोनार्की कहते हैं किंग सिस्टम को। ठीक है, बादशाहना जो निज़ाम होता है उसे मोनार्की कहते हैं। अनार्की कहते हैं अ सिचुएशन इन अ कंट्री व्हेन देयर इज नो रूल एंड लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, जब वहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर ना हो, कोई गवर्नमेंट ना हो, तो ऐसी सिचुएशन जब होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अनार्की कहते हैं। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी कहते हैं एक ऐसा शख्स जिसके पास काफ़ी ज़्यादा पावर हो लेकिन वो सर्वेंट के तौर पर कंसिडर होता है। तो यहाँ पे ऑटोक्रेसी भी गलत हो जाएगा। डेस्पोटिज्म आपका ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। ऐसा हुक्मरान जो अपनी पावर का जालमाना तरीके से इस्तेमाल करता है उसे हम डेस्पोटिज्म कहते हैं। ट्रेवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्पेशली टू फाइंड वर्क। जब जूते बंदा घिसा रहा हो काम की तलाश में तो उसे क्या कहते हैं जी, क्वैक। क्वैक नहीं कहते, क्वैक कहते हैं जेली को, प्रिटेंडेड पर्सन को। ठीक है, ये तो नहीं होगा। इटिनरेंट, इटिनरेंट कहते हैं ऐसा सफ़र जो आप जॉब की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते फिरते हैं। तो आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इटिनरेंट कहते हैं ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्पेशली टू फाइंड वर्क। कैनिबल की अगर बात की जाए तो आप कैनिबल उस बंदे को कहते हैं हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। ठीक है, जो इंसानी जिस्म, इंसानी गोश्त खाता है उसे हम कैनिबल कहते हैं। इंटोमोलॉजी कहते हैं द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को। ठीक है, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को इंटोमोलॉजी कहते हैं। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। टू बी गेटिंग मोर एंड मोर सक्सेसफुल इन योर लाइफ। अपनी ज़िंदगी में कामयाबियाँ ही कामयाबियाँ, तरक्कियाँ ही तरक्कियाँ हासिल करना, इसे क्या कहते हैं, स्वैन सॉन्ग। स्वैन सॉन्ग कहते हैं बेस्ट परफॉर्मेंस को। कोई काम बहुत अच्छी तरह से करना उसे हम क्या कहते हैं, स्वैन परफॉर्मेंस, स्वैन सॉन्ग। ठीक है, बेस्ट परफॉर्मेंस। अब वाइल्ड गोज चेज कहते हैं, ईडियम के बारे में ये पूछा जा रहा है ना। स्वैन सॉन्ग, यहाँ पे ये सारे ईडियम्स हैं, तो आपने बताना है कौन सा ईडियम हम इस सेंस में यूज़ करते हैं, टू बी गेटिंग मोर एंड मोर सक्सेसफुल इन लाइफ। अब वाइल्ड गोज चेज कहते हैं ऐसा चेज जिसमें आप फजूल टाइम ज़ाय कर रहे हो, अ चेज विच इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, जो हासिल हो ही नहीं सकता, आप उसके पीछे भाग रहे हो, आप जो चांद के टुकड़े करने निकले हो, तो ये एक इम्पॉसिबल चेज है, तो आप वाइल्ड गोज चेज आप इसको बोलेंगे। पुल नो पंचेज, जब कोई बंदा निहायत ईमानदारी से, ठीक है, डील्स ऑनेस्टली एंड हाइड्स नथिंग, उसकी जो भी खामी है, खराबी है, ऑनेस्टली वो बता दे, उसे हम कहते हैं पुल नो पंचेज। ठीक है, इसे आप फ्रैंकली स्पीकिंग भी कह सकते हो, पुल नो पंचेज को। ठीक है, इसके बाद है गोइंग प्लेसेस। जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन डी हमारा सही है। गोइंग प्लेसेस से मुराद होता है टू बी गेटिंग, ठीक है, मोर एंड मोर सक्सेस इन लाइफ। तो ये हमारा इडियम्स भी हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। देखें, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, आपने कुछ सीखा, तो काइंडली आप लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले लेक्चर्स भी आप देख पाएँ रेगुलरली और अपनी तैयारी कर पाएँ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।